आज मेरे साथ में स्टेप इन एब्रॉड के संचालक हनी शर्मा जी हैं। मैं उनसे बात करूंगा। हनी शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। शर्मा जी, मेरा पहला सवाल थोड़ा तीखा है। असली और नकली, या असली और फर्जी में पहचान कैसे की जाए? देखिए, सबसे आसान तरीका तो यही है कि अगर ये दो चीजें बच्चे के एंड से ही हो रही है तो इसमें बहुत हद तक ये हो जाता है कि आप कोई भी कंसल्टेंट अगर आपसे पहले पैसा मांग रहा है काम कराने का, बच्चे को वहां पर हेल्थ सर्विसेज कैसे अवेल कर सकता है, फ्लाइट्स कैसे ऑन बोर्ड करनी है, यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू के लिए उसको कैसे प्रिपेयर करना है। स्टेप इन एब्रॉड रुद्रपुर में पिछले काफी समय से काम। आपके सेंटर की खासियत क्या है? किन देशों में आप स्टडी, वर्क और पीआर के लिए अपनी सेवाएं देते हैं? क्या विदेश पहुंचने के बाद भी आप बच्चे की मदद करते हैं? देखिए, ये कोई घबराने वाली बात नहीं है कि बच्चे का वीजा रिजेक्ट हो गया तो सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं जब एजेंट कुछ होते हैं? देखिए, सबसे बड़ी गलती बच्चा ये करता है कि युवाओं और पेरेंट्स के लिए मेरी सिर्फ ये सलाह है, विदेश जाकर पढ़ने से बच्चों को फायदा क्या होता है? देखिए सबसे बड़ा फायदा ये होता है बच्चे को, कौन सी कंट्री बेहतर रहेगी बच्चे के लिए। मेरे हिसाब से सबसे अच्छी कंट्री, किस देश में लगभग कितना पार्ट टाइम जॉब करने के लिए मौका मिलता है? कितने का? अगर बच्चा यहाँ से अब्रॉड जा रहा है तो उसका सारा खर्चा, विदेश जाने का सपना, और इसी सपने के नाम पर ना जाने कितने लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई गंवा चुके हैं। कबूतरबाजी, फर्जी वीज़ा, फर्जी ऑफर लेटर और करोड़ों की ठगी, ऐसे कई मामले सामने आए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आप अपने इमिग्रेशन सेंटर का चुनाव कैसे करें। आज मेरे साथ में स्टेप इन एब्रॉड के संचालक हनी शर्मा जी हैं। मैं उनसे बात करूंगा कि उनकी क्या प्राथमिकता है और कितने बच्चों को अब तक उन्होंने एब्रॉड भेजा है और आगे उनकी क्या योजना है। हनी शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। शर्मा जी, मेरा पहला सवाल थोड़ा तीखा है। सवाल यह है कि कबूतरबाजी और कानूनी इमिग्रेशन में सबसे बड़ा फर्क क्या है? देखिए सबसे बड़ा फर्क यहाँ पर ये है कि जो भी एजेंसी अगर कोई काम कर रही है, स्पेशली अगर वो स्टूडेंट वीजा में डील कर रही है, तो बच्चों को ये पता होना चाहिए कि कौन सी इमिग्रेशन कंपनी कितने समय से कैसा काम कर रही है। पहले उस एजेंसी का फीडबैक उनको लेना चाहिए। उसके बाद उनको पहले कंसल्टेंट की बात अच्छे से सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, क्योंकि कोई भी कंसल्टेंट अगर आपसे पहले पैसा मांग रहा है काम कराने का, तो ये एक इशारा है कि आप उस कंसल्टेंट से अपना कार्य ना करें। उसके बावजूद भी अगर आप उस कंसल्टेंट से काम करवा रहे हो तो फिर रिस्क क्लाइंट का हो जाता है इसमें। मतलब अगर पैसे की कोई पहले ही आपसे डिमांड कर ले रहा है जी, तो पैसा आप अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, अगर आप पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी को होती है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। जो ट्यूशन फीस डिपॉजिट होना है वो डायरेक्टली स्टूडेंट के अकाउंट से यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर होगा। अगर ये दो चीजें बच्चे के एंड से ही हो रही हैं तो इसमें बहुत हद तक ये हो जाता है कि आप फ्रॉड से बच जाते हैं। इसके बाद आता है कि आपको फंड शो करने हैं। हम सजेस्ट करते हैं कि पेरेंट्स अपने अकाउंट से बच्चे के फंड शो करें, या बच्चे पेरेंट्स के अकाउंट से हो या बच्चे के अकाउंट से हो। तो मैं समझता हूं कि बहुत हद तक आप फ्रॉड से या फिर ऐसी गैर जरूरी चीजों से आप बचते हो जिससे कल को आपका नुकसान ना हो सके। सबसे पहली चीज तो ये है कि आपने पहले पैसे नहीं देने हैं। दूसरी चीज ये है, हाँ, अगर आप पहले पैसे नहीं दे रहे हो तो बहुत से कंसल्टेंट जो मेहनत करते हैं किसी भी प्रोफाइल के ऊपर, वो बच्चे का वीजा आने के बाद अपनी एक जेन्युइन कंसल्टेंसी फीस चार्ज करते हैं। ये जेन्युइन ठीक है। आपको बच्चे को गाइड करना है कि बच्चा कौन से कोर्स के लिए जा रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, वहां पे कोर्स कैसा रहेगा, वहां पे कोर्स के दौरान बच्चे को किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कोर्स कंप्लीट होने के बाद बच्चे को क्या करना है। अगर बच्चा वर्क परमिट के लिए एंटाइटल होता है तो बच्चे को क्या करना है।
बच्चे को वहाँ पर हेल्थ सर्विसेज कैसे अवेल कर सकता है, फ्लाइट्स कैसे ऑन बोर्ड करनी है, यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू के लिए खुद को कैसे प्रिपेयर करना है। अगर बच्चे को ये सारी जानकारी कंसल्टेंट सही तरीके से गाइड कर रहा है, सो आई वुड से कि वो एक जेन्युइन कंसल्टेंट है। बिल्कुल, मार्गदर्शन बिल्कुल जो है वो। जरूर। बड़ा सवाल ये है कि असली और नकली, ये असली और फर्जी में पहचान कैसे की जाए? देखिए, सबसे आसान तरीका तो यही है कि अगर आपकी फाइल जेन्युइन है, आप किसी भी अच्छी एजेंसी के पास जा रहे हैं, आपको सिंपल से ये समझना है कि वो आपके हित की बात कैसे करें, आपको क्या सही तरीके से वो गाइड कर रहे हैं बिना आपसे कुछ चार्ज लिए। फिर आपके पास एक मौका होता है खुद से डिसाइड करने का कि क्या आपको उनके मार्गदर्शन पे आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। अगर वो आपको सारी जानकारी अच्छे से दे रहे हैं, उसके बाद आप ऑनलाइन भी स्टडी कर सकते हैं कि क्या जो मैंने कंसल्टेंसी जिसके पास मैं गया हूँ, कंसल्टेंट ने मुझे सही से गाइड करा है। ऑनलाइन भी आप रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ, बहुत से अधिक जानकारी आपको सही मिली है, सो मेरे हिसाब से फिर वो एक अच्छा कंसल्टेंट है और आप उससे आगे कार्य करा सकते स्टेप इन एब्रॉड रुद्रपुर में पिछले काफ़ी समय से काम कर रहा है। हैं। हाँ जी आपके सेंटर की खासियत क्या है? सर, हमारे सेंटर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम लोग कोई मार्केटिंग किए बिना बच्चों को अभी तक एक जेन्युइन कंसल्टेंसी के साथ बिना कोई पैसा लिए बच्चों का मार्गदर्शन करते रहे हैं। और हमारे बहुत से बच्चे एक सेटिस्फाइड सर्विस लेके बाहर विदेश में अच्छी पढ़ाई कर चुके हैं और अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, जिससे हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा रेफरल्स मिलते हैं। हमको अपना कोई प्रमोशन करने की ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि लोग अभी तक ये जानते हैं कि अगर स्टेप इन अब्रॉड के पास जा रहे हैं तो हमें एक जेन्युइन कंसल्टेंसी ही मिलेगी। तो अभी तक तो यही करा है हमने। किन देशों में आप स्टडी, वर्क और पीआर के लिए अपनी सेवाएं देते हैं? स्टेप इन अब्रॉड सबसे पहले बता दूं मैं आपको, स्टेप इन अब्रॉड पूर्ण रूप से सिर्फ एजुकेशन में डील करता है। हम लोग ना तो किसी को वर्क परमिट के लिए सजेशन देते हैं, ना पीआर के लिए देते हैं। हाँ, अगर एजुकेशन बच्चा करने के लिए जाना चाहता है, हम बच्चे का मार्गदर्शन करते हैं कि एजुकेशन के बाद बच्चे को वर्क परमिट कैसे अप्लाई करना है, उस वर्क परमिट के बेसिस पे आगे पीआर की अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, तो हम उसको वो गाइड करते हैं। स्टेप इन अब्रॉड सिर्फ एजुकेशन में ही डील करता है, वो भी ओवरसीज एजुकेशन में। हाँ जी, क्या विदेश पहुंचने के बाद भी आप बच्चे की मदद करते हैं? डेफिनेटली। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर बच्चा इंडिया से अब्रॉड जा रहा है और फर्स्ट टाइम जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे को बहुत सी चीजें उसके लिए नई रहेंगी। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हमारे ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स अब्रॉड में अलग अलग देशों में पढ़ रहे हैं, तो हमारे वो स्टूडेंट्स जो नए स्टूडेंट्स अब्रॉड जाते हैं उनको पिक एंड ड्रॉप्स फैसिलिटी भी देते हैं, उनके लिए एकोमोडेशन की सर्विस भी प्रोवाइड करा देते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे भी हैं जो बच्चों को जॉब्स ढूंढने में भी हेल्प कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, फिर क्या? देखिए, ये कोई घबराने वाली बात नहीं है कि बच्चे का वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो बच्चे के पास अब कोई दूसरा मौका नहीं है। वीज़ा रिजेक्ट होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट एरर हो गया हो सकता है कि सही टाइम पे वीज़ा लॉन्चमेंट नहीं कर पाया बच्चा, जिसकी वजह से उसका वीज़ा डिले हो गया और उसकी वजह से उसको रिजेक्शन मिल गया। सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन बच्चे के पास अपॉर्चुनिटी ये होती है कि वो दोबारा से अपना फिर से वीज़ा लॉन्च कर सकता है। सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं जब एजेंट को चुनते हैं तो? देखिए, सबसे बड़ी गलती बच्चा ये करता है कि बिना परामर्श के बच्चा जो है सीधे किसी के कहने पे अगर किसी भी एजेंट से फाइल लगा रहा है तो वो एक गलती होती है। मैं फिर से कहूंगा बच्चों के लिए कि बच्चों को पहले समझना जरूरी है वो करने क्या जाना चाहते हैं। बहुत से पेरेंट्स का ये उद्देश्य रहता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे सामान्य परिवार से होते हैं, वो ये चाहते हैं कि बच्चा पढ़ाई करने के लिए बाहर जाए तो कल को वहाँ पे अच्छे से सेटल होए और परिवार को भी फाइनेंशियली सपोर्ट करे। उसका सबसे अच्छा तरीका मेरी नज़र में जो है वो एजुकेशन है। अगर आप बेहतर एजुकेशन बाहर करेंगे,
आपको बेहतर डिग्री मिलेगी वहां पे, तभी आप आगे बेहतर नौकरी ढूंढ सकते हैं और कर सकते हैं और सेटल हो सकते हैं विदेश में। युवाओं के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए क्या सलाह है आपकी? युवाओं और पेरेंट्स के लिए मेरी सिर्फ ये सलाह है कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एंकरेज करें, क्योंकि बाहर के देशों की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिस लेवल की एजुकेशन बाहर मिलती है वो ग्लोबल एक्सपोजर देती है बच्चों को। बहुत सारी दुनिया के बच्चे उन कंट्रीज में आके पढ़ते हैं, आपको उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, आपको उनका कल्चर जानने का मौका मिलता है, जिस देश में आप रह के पढ़ रहे हो वहाँ का कल्चर जानने का मौका मिलता है, आपको इंटर्नशिप के मौके बहुत मिलते हैं। आप अच्छी इंटर्नशिप कर रहे हो, अच्छी एजुकेशन ले रहे हो, डेफिनेटली जब आप अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे तो आपके लिए मौका होता है कि आप भविष्य में खुद खुद से भी अपना बिजनेस कर सकते हैं या फिर एक अच्छी कंपनी में इन फ्यूचर जॉब कर सकते हैं। सवाल थोड़ा हटके है, आपको बच्चों के विदेश में पढ़ाई कराने का ख्याल कैसे आया और कितनी संभावनाएं विदेश में बच्चे के लिए हैं स्टडी की? देखिए, ख्याल तो यहाँ से आया कि एक समय पे खुद का भी सोच थी कि बाहर जाके पढ़ना चाहिए, बट कुछ कारणों की वजह से नहीं जा पाए। और हमेशा से मैं सोचता था कि एजुकेशन जो है एक बहुत बड़ी कह लीजिए कि इंसान के लिए अगर एजुकेशन वो बेहतर करता है तो वो एक बेहतर नागरिक, एक बेहतर इंसान बन सकता है। हमें भी यही शिक्षा बचपन से हमारे पेरेंट्स ने दी है, उसी को मद्देनजर रखते हुए जॉब्स करी, खुद से सीखा कि कैसे क्या होता है, बच्चों को गाइड करने की कोशिश करी। बहुत से बच्चों को मेरी बात समझ में आई कि कैसे चीज़ें बेहतर उनके लिए हो सकती हैं, और सक्सेसफुली आज बहुत से बच्चों का एक बेहतर भविष्य बना है। मैं ये नहीं कहता कि उसमें कोई मेरा योगदान है, बट हाँ, अगर मैंने उनको कुछ भी परसेंट अच्छा गाइड करा होगा तो आज वो एक बेहतर पोजीशन पे है। विदेश जाकर पढ़ने से बच्चों को फायदा क्या होता है? देखिए, सबसे बड़ा फायदा ये होता है बच्चे को जी कि उसको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलने का मतलब ये है कि आप उस देश में बहुत सी देशों के बच्चों के साथ बैठ के एक क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, आपकी मेंटल स्टेटस जो है वो बहुत डेवलप होता है। उन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कराने का जो तरीका है वो बहुत ही एडवांस लेवल पे है। वहां पर थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल के ऊपर मेहनत की जाती है, असाइनमेंट बेस्ड स्टडीज होती हैं, प्रैक्टिकल रिसर्च बेस्ड स्टडीज होती है वहां पे, जिससे जिससे बच्चा जो है और ज्यादा अपने आप को निखारता है। क्योंकि सिर्फ बच्चा अगर थ्योरी ही पढ़ता रहेगा, जैसे हिंदुस्तान में थ्योरी बेस्ड स्टडीज ज्यादा हैं, बच्चों को इंटर्नशिप के अच्छे मौके नहीं मिलते, थ्योरी पढ़ने के बेसिस पे बच्चों को अच्छी जॉब्स नहीं मिल पाती, क्योंकि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि बाहर की यूनिवर्सिटीज बच्चों को प्रैक्टिकल्स करने का मौका देती हैं, अच्छी कंपनीज में इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है। जब आपके पास एक अच्छा इंटर्नशिप करने का एक्सपीरियंस आता है, तभी तो आप किसी अच्छी कंपनी में आगे इन फ्यूचर में जॉब कर पाएंगे। इंडियन डिग्री के मुकाबले जो फॉरेन से डिग्री मिलती है उसमें नौकरी में कितना फ़र्क आता है? बहुत बड़ा फर्क आता है। सबसे बड़ा फर्क ये आता है, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि जो बच्चा बाहर विदेश से डिग्री लेकर आया है, उस डिग्री की जो वैल्यू होती है वो ग्लोबल होती है। ग्लोबली की हर कंट्री उस डिग्री को मान्यता देती है, एक्सेप्ट करती है। इंडिया की बहुत सी यूनिवर्सिटीज की डिग्रीज को इतनी मान्यता नहीं है। सबसे पहली बड़ी बात तो ये है। दूसरी चीज ये है कि अगर बाहर से बच्चा डिग्री करके आया है तो ऑब्वियस ही बात है कि बच्चे के पास वहां का एक्सपीरियंस भी होगा पढ़ाई का। उस एक्सपीरियंस को जब बच्चा हिंदुस्तान में किसी कंपनी में यूटिलाइज करता है तो ऑब्वियस ही बात यह है कि उसको ज्यादा सफलता मिलने का मौका मिल सकता है। क्या उसके व्यवहार में कुछ चेंज या फिर कोई ऐसी मतलब बातचीत का ढंग बदलना या कुछ ऐसा, इसका भी फायदा होता है? देखिए, डेफिनेटली आप जब बाहर विदेश में जाते हो, आप बाहर के लोगों से इंटरेक्ट करते हो,
उनका माहौल देखते हो, समझते हो, अपने आप को भी उस माहौल में जब आप ढालते हो तो कहीं ना कहीं आपको उस ढले हुए माहौल का इफेक्ट मिलता है और उसका एक बेहतर रिजल्ट भी मिलता है, क्योंकि आपकी सोचने और समझने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है, एक अपर लेवल पे पहुंचती है। तो जब आप उस सोच और एक्सपीरियंस को जब आप हिंदुस्तान में भी अगर यूटिलाइज करते हैं, इसीलिए बहुत से बच्चे पढ़ाई करने के बाद अपने देश में आके अच्छी कंपनीज में अच्छे लेवल पे अच्छी पोजीशन पे जॉब्स कर रहे हैं। क्या कुछ देश या फील्ड ऐसे हैं जहाँ पर कि ज़्यादा स्कोप हो, जहाँ पढ़ने का ज़्यादा लाभ हो? डेफिनेटली। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। बहुत से ऐसे देश हैं स्पेशली यूरोप के देश हैं जहाँ पर बच्चा फ्री में एजुकेशन कर सकता है। हम लोग फ्री एजुकेशन को भी प्रमोट करते हैं, जहाँ पे यूनिवर्सिटीज बच्चों को 100% स्कॉलरशिप देती है, लिविंग एक्सपेंसेस भी देती है, बच्चे का रहना खाना पीना सब यूनिवर्सिटी मैनेज किस करती है। तरीके की स्कॉलरशिप, क्या क्या स्कॉलरशिप मिल सकती है? पूरी पढ़ाई उसमें फ्री होती है। बच्चे को 1 रुपए की भी ट्यूशन फीस नहीं पे करनी है। उसको बच्चे को 100% स्कॉलरशिप मिलती है। उसका ये तो कंट्री बाई कंट्री चेंज होती रहती होंगी। बहुत सी यूरोप की यूनिवर्सिटीज हैं, कंट्रीज की यूनिवर्सिटीज हैं जो ये 100% स्कॉलरशिप के प्रोग्राम्स को रन करती हैं। वो चाहती ऐसे हैं में तो बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल फ्री होगी। बिल्कुल फ्री। हिंदुस्तान से बहुत से बच्चे बाहर जाके पढ़ चुके हैं, फ्री में जाना चाहते हैं और जा रहे हैं। हम उन बच्चों को पूरा सपोर्ट करते हैं फ्री एजुकेशन के लिए। दूसरी चीज ये है, आपका सवाल था कि कौन सी कंट्री बेहतर रहेगी बच्चे के लिए। मेरे हिसाब से सबसे अच्छी कंट्रीज डिपेंड करता है कि बच्चे ने कोर्स क्या पढ़ना है। बच्चे ने मैनेजमेंट पढ़ना है, बच्चे ने इंजीनियरिंग पढ़नी है, बच्चे ने मेडिकल साइंस पढ़ना है। सो डिपेंडिंग ऑन कि बच्चे ने कोर्स क्या करना है, हम उस लिहाज से बच्चे को वो कंट्री और वो यूनिवर्सिटी और वो कोर्स सजेस्ट करते हैं। क्या लगता है स्कॉलरशिप के लिए जब अप्लाई करते हैं बच्चे, क्या क्या गलतियाँ सामने आती हैं? देखिए, सबसे बड़ी गलती बच्चों को नहीं पता चलता है कि सही समय कौन सा है एप्लीकेशन करने का, और उनको कब से ढूंढना शुरू कर देना चाहिए सही समय? मतलब सही समय ये है कि ज्यादातर जो यूनिवर्सिटीज हैं उनका जो इनटेक होता है वो सितंबर इनटेक होता है, और जो एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट करते हैं वो 1 साल पहले कम से कम बच्चे को अपनी तैयारी करनी होती है कि अगर उसको अगले इनटेक में जाना है तो जो बाहर की यूनिवर्सिटीज हैं जो फ्री एजुकेशन देती हैं यूरोप की, वहां पर बच्चे बहुत सारे एप्लीकेशन फाइल करते हैं एडमिशन्स के लिए। तो उन यूनिवर्सिटीज के ऑफिसर्स को बहुत टाइम लगता है पर्सनली हर बच्चे की प्रोफाइल को एसेस करने का और उसके ऊपर अपना जजमेंट देने का, इसलिए उसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। बट हाँ, अगर बच्चा किसी पेड यूनिवर्सिटी में जा रहा है और वो अपना पैसा, उसके पास इतना सेल्फ सफिशिएंट है, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जिनके साल भर में 2 से 3 इनटेक चलते हैं जिसमें बच्चा कभी भी अप्लाई कर सकता है। कोई ऐसी स्कॉलरशिप या ग्रांट जिसके बारे में पता ही ना हो बच्चों को या उनके पेरेंट्स को? देखिए, स्कॉलरशिप और ग्रांट सिंपल सी चीज है, टोटली डिपेंड करती है बच्चे की मेरिट पे। बाहर की यूनिवर्सिटीज जो हैं वो बच्चे को स्कॉलरशिप अगर दे रही हैं वो टोटली देंगी बच्चे के मेरिट पे, उसके एकेडमिक्स पे। अगर बच्चे की एकेडमिक्स मोर देन 80% है, सो डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में बच्चा पहले तो कौन सा कोर्स पढ़ना चाह रहा है, तो स्कॉलरशिप भी उसी के लिहाज से डिपेंड करेगी कि उसको मिलेगी कितनी और कौन सी मिलेगी। पहले के मुकाबले कितना मुश्किल हो गया स्कॉलरशिप मिलना? सर, पहले के मुकाबले मुश्किल नहीं हुआ है, कंपटीशन ज़्यादा है, क्योंकि हिंदुस्तान में टैलेंट की कभी भी कमी नहीं रही है। आज की डेट में मैं मानता हूँ पहले के मुकाबले बच्चा और ज़्यादा जागरूक हो चुका है, उसे ये पता है कि उसे क्या पढ़ाई करनी है, क्योंकि पहले बच्चों को इतना ज़्यादा कह लीजिए कि करियर काउंसलिंग नहीं मिल पाती थी, तो बच्चों को नहीं पता चल पाता था कि उनके करियर के लिए कौन सा कोर्स बेटर रहेगा। बिल्कुल। इसलिए बच्चे बहुत सारे ये गलतियां कर बैठे कि जो उनको करना चाहिए था वो नहीं कर पाए, जिससे बाद में उनको दिक्कतें हुई। लेकिन आज की डेट में जो बच्चे हैं वो पहले से ही बहुत रिसर्च करते हैं, अपने करियर को लेकर बहुत फोकस्ड हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। जो बच्चा पढ़ना चाहता है, करना चाहता है,
वो सिर्फ एक अच्छे कंसल्टेंट से सही राय और परामर्श चाहता है कि आगे के जो एडमिशन के स्टेप्स हैं वो कितने आसान और बेहतर उसके लिए हो सकते हैं, जिसमें हम उनकी मदद करते हैं। कोई ऐसा देश जो आप सजेस्ट करना चाहते हो जहाँ पर पढ़ाई का खर्चा मिनिमम हो और बेटर ऑप्शन हो? देखिए, मैं फिर से कहूँगा, मिनिमम तो यूरोप की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बट फिर से बच्चे ने जो पढ़ाई करनी है हमें उसका असेसमेंट करना होता है। यूरोप में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, ऐसे देश हैं जहां पर बहुत कम खर्चे पे बच्चा पढ़ाई कर सकता है, और बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर बच्चा अपनी पढ़ाई, रहना, खर्चा भी आसानी से बेयर कर सकता लगभग कितना खर्चा, मतलब क्या है। अनुमान है कि अगर बच्चा विदेश में रहता है तो क्या क्या उसका खर्च होता है? देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि मैं अगर एग्जाम्पल दूं आपको जर्मनी का, अगर जर्मनी में बच्चा किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी पढ़ता है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए उसका जो साल का जो ट्यूशन फीस है, इट वुड समवेयर कॉस्ट हिम अराउंड 8 to 9 लाख रुपीज पर ईयर। 8 से 9 लाख रुपए साल की बच्चे की फीस है। और जर्मनी में बच्चे का ब्लॉक अकाउंट ओपन होता है जिसमें बच्चा अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को पहले से ही वहां पे डिपॉजिट कर देता है, ताकि जब उसका वीजा आ जाए वहां पे जाने के बाद उसको अपने डेली खर्चों के लिए दिक्कत ना हो, इसलिए बच्चे पहले से ही अपना वहां पर एक मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट कर देते हैं। पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं बच्चे? किस देश में लगभग कितना पार्ट टाइम जॉब करने के लिए मौका मिलता है, कितने घंटे? देखिए, ज्यादातर देश बच्चों को अलाउ करते हैं क्योंकि उनको पता है बच्चों को जब तक प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलेगी तब तक बच्चे कुछ बेहतर सीख नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत सारे देशों ने ये फॉर्मूला अपना रखा है कि कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर उनके देश में आता है तो वहाँ की गवर्नमेंट उनको अलाउ करती है ड्यूरिंग स्टडीज बच्चे 20 आवर्स पर वीक जॉब कर सकते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई भी हैम्पर ना हो और बच्चे कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी गेन कर। पढ़ाई का खर्च और कुछ बचा भी सकते हैं। देखिए, वो डिपेंड करता है। अगर बच्चे, ऑब्वियसली बात तो यह है कि अगर बच्चा यहाँ से अब्रॉड जा रहा है तो उसका सारा खर्चा पहले से ही उसकी फैमिली को मेंटेन करके चलना है। ऑप्शन जो वर्क, पार्ट टाइम वर्क परमिट का मिलता है वो इसलिए मिलता है ताकि बच्चा कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन कर ले। मैं ये नहीं कहूंगा कि उस पैसे से बच्चा अपने सारे खर्चे निकाल सकता है, वो इसलिए मौका मिलता है ताकि आप कुछ सीख सके, मतलब कुछ पार्ट उसका, कुछ एक बड़ा पार्ट उसका निकल जाता है। एक सवाल ये भी है कि एक सोच ये है कि बड़े टाउन में रहना, बड़ी सिटीज़ में रहना और छोटे शहर में या टाउन में रहना, कितना खर्चे में कितना फ़र्क आता है इसमें? देखिए, डेफिनेटली खर्चे में बहुत बड़ा फ़र्क आता है। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यूके जाना चाहते हैं। यूके में बहुत सारे बच्चों के मन में ये भ्रम होता है कि हम यूके जा रहे हैं, यूके बहुत महंगा है, कॉस्टली बहुत है, वहाँ पढ़ाई बहुत महंगी है। बट हमको यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है, जैसे आपने सवाल करा कि कौन सी यूनिवर्सिटी वो कोर्स कितने खर्चे में आपको अवेलेबल करा रही है। फिर यूके में अगर आप इनर लंदन में रहते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि वो एक्सपेंसिव है। तो हम ये सजेस्ट करते हैं बच्चों को कि अगर आप लंदन में भी पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो आप इनर लंदन से थोड़ा सा बाहर आउटस्कर्ट में आप रह सकते हैं, जहां पे आपके एक्सपेंसेस भी बेयर हो जाए और आप लंदन के टच में भी रहें और आपकी जो पढ़ाई है वो कॉस्ट भी मैनेज हो जाए आपकी। तो ये एक आसान तरीका है बच्चों के लिए। और उसके अलावा अगर बच्चा लंदन से बाहर किसी शहर में अगर पढ़ रहा है तो लंदन के मुकाबले वहां पर लिविंग एक्सपेंसेस में काफ़ी गिरावट आ जाती है, जो बच्चे काफ़ी मैनेज कर लेते हैं। लेकिन ट्रैवलिंग अलाउंस थोड़ा बढ़ नहीं जाता है आने जाने का खर्च? हम बच्चों को यूनिवर्सिटी ही वहां पर सजेस्ट करते हैं जहां पे बच्चे की यूनिवर्सिटी होगी, बच्चा रहता भी उसके आसपास ही है। ठीक है। एक बड़ा सवाल ये है कि वीज़ा अप्लाई करने में कितना समय लगभग लग जाता है, उसका पूरा प्रोसेस क्या है? देखिए, वीज़ा अप्लाई करते वक्त और वीज़ा आने तक एटलीस्ट बच्चे को 3 से 4 महीने का टाइम लगता है, जिसमें बच्चे की एप्लीकेशन से लेके बच्चे के वीज़ा लॉजमेंट तक
3 से 4 महीने लगते हैं, जिसमें बच्चे को इंटरव्यू भी देना है, बच्चे को अपने फंड्स भी मैनेज करने हैं, बच्चे को ट्यूशन डिपॉजिट भी करना है, और बच्चे को अपना वीज़ा लॉजमेंट भी करना है। वीज़ा लॉजमेंट के बाद एटलीस्ट 10 से 12 दिन लग जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सर्विस बच्चा अवेल कर रहा है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर कम से कम नहीं तो बच्चे को 1.5 से 2 महीने पहले वीज़ा लॉजमेंट करना होता है। वो इसलिए क्योंकि बहुत सी कंट्रीज के जो एम्बेसीज हैं उनके पास बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो सकता है, या फिर उनका टाइम ड्यूरेशन ही वीज़ा देने का इतना है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप कम से कम नहीं तो 1 से 1.25 महीने पहले अपना वीज़ा लॉजमेंट करें, जिससे आपको सबसे बड़ा बेनिफिट एक और मिल जाता है। अगर आपको वीज़ा टाइम से मिल जाता है तो आप अपनी एकोमोडेशन भी टाइम से बुक कर सकते हैं और अपनी फ्लाइट भी टाइम से बुक कर सकते हैं, और अगर आप टाइम से फ्लाइट बुक करते हैं तो हो सकता है सस्ती मिल आपको काफ़ी सस्ती मिल जाए। अगर फिर भी वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो वजह क्या है? देखिए, मैं फिर से कहूँगा, हो सकता है कि बच्चे का कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो प्रॉपर एम्बेसी के पास नहीं पहुँचा, जो पहुँचना चाहिए था। बच्चे को यूनिवर्सिटी ने बच्चे को एम्बेसी ने इंटरव्यू के लिए बुलाया, बच्चा प्रिपेयर नहीं है। यूनिवर्सिटी एम्बेसी जो जो सवाल बच्चे से पूछना चाहती है, उसके फाइनेंशियल्स के बारे में, उसकी एजुकेशन के बारे में, उसके फ्यूचर गोल्स के बारे में, अगर बच्चा इंटरव्यू में सही से नहीं जवाब दे पाया तो एम्बेसी ये मानेगी कि ये स्टूडेंट जेन्युइन नहीं है। ये सबसे बड़ा कारण बनता है बच्चे के वीज़ा रिजेक्शन में। इसलिए मेरी सलाह ये है कि आप जब भी अपना वीज़ा लॉन्च करें, सबसे पहले आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स मैनेज करें कि आपका कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट छूट ना जाए जिसकी वजह से आपको आपका वीज़ा रिजेक्शन हो। हाल ही के देशों में कुछ मशहूर देशों ने अपने वीज़ा के नियम बदले हैं। क्या लगता है कितने फ़ायदेमंद हैं, नुकसानदेह हैं ये? देखिए, मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान के बच्चों के लिए इतने फायदेमंद तो नहीं है, बट मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने अपने प्रोटोकॉल्स को और स्ट्रॉन्ग करा है, ताकि जो बच्चे दुनिया से उनके देश में पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो जेन्युइन स्टूडेंट हों, वो जेन्युइन पढ़ाई करें, वो अपनी पढ़ाई छोड़ के भागे ना, इलीगल ना हो, और वो पढ़ाई छोड़ के सिर्फ काम के ऊपर फोकस ना करें। इसलिए बहुत सारे देशों ने अपने जो नियम हैं उनको काफ़ी स्ट्रिक्ट करा है। बट मैं ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान का बच्चा बहुत ही समझदार है, उसको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान है, और वो फाइनेंशियली भी इतना बेहतर है कि वो अपने आप को उस देश में सेटल कर सकता है। फिर भी वीज़ा इंटरव्यू देने के लिए कोई खास टिप्स आपकी तरफ से? वीज़ा इंटरव्यू के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप किस देश में जा रहे हैं, वहाँ पर जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले तो उस कोर्स के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आप वो कोर्स करना क्यों चाह रहे हैं, उस कोर्स के इन फ्यूचर आपको फ़ायदे क्या होंगे, आपकी क्या वो कोर्स आपकी पुरानी पढ़ाई से मैच करता है, नहीं करता है, और आप कोई दूसरा कोर्स चूज कर रहे हो तो वो क्यों चूज कर रहे हो, उसका एक बेहतर आंसर आपके पास होना चाहिए। वो आपसे आपके फंडिंग के बारे में भी सवाल करेंगे, आपके पेरेंट्स की फाइनेंशियल्स, उनके काम के बारे में भी जानकारी लेंगे कि पेरेंट्स करते क्या हैं, ऑक्यूपेशन बेसिकली। इन सारी चीज़ों को अगर बच्चा सही से प्रिपेयर करता है कि जो पढ़ाई बच्चे ने करनी है क्या वो उसके लिए सही है या नहीं है, अगर वो इन सब सवालों का अच्छे से जवाब देता है तो मैं समझता हूँ बच्चे का इंटरव्यू कभी भी रिजेक्ट नहीं होता। आप तो पिछले कई सालों में सैकड़ों बच्चों को भेज चुके होंगे। क्रेज़ कैसे बदला है, समय जो बदला है, अब विदेश चलो, ये क्या मतलब कैसे चेंज हुआ, ये चेंज कैसे आया? देखिए, चेंज ऐसे आया, स्वाभाविक सी बात है, जो बच्चे बहुत पहले विदेश गए, उन्होंने वहां से पढ़ाई करी, वो वहां पे इस्टेब्लिश हुए, जब वो वहां पर इस्टेब्लिश हुए तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे जो उनका इस्टेब्लिशमेंट था वो रिफ्लेक्ट करा इंडिया के ऊपर, कि जितने भी बच्चे बाहर जाके पढ़ के एक अच्छे करियर बना चुके हैं तो उसने
उन उन बातों ने इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर इतना बड़ा इम्पैक्ट डाला कि बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आया, उनको भी इंकरेजमेंट हुई कि हम भी बाहर जाके कुछ बेहतर कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। तो धीरे धीरे करते हुए ये ट्रेंड और ज़्यादा चलन में आया, और मैं मानता हूँ ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि हर इंसान को हक है कि वो अपने बेहतर करियर को, अपने बेहतर भविष्य के लिए जागरूक जरूर हो। वीज़ा के नियम बदले हैं, तो आजकल कौन कौन से देश ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं और कौन से कम पसंद किए जा रहे हैं? देखिए, कम तो कोई भी देश ऐसा नहीं है कि पसंद किया जा रहा है। हर देश अपने बच्चों के बजट के हिसाब से, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनके लिए बेहतर है। लेकिन जो ज़्यादा चलन में इस समय देश है वो यूनाइटेड किंगडम है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यूके में जो पढ़ाई है वो बहुत ही बेहतर है और बहुत ही एडवांस लेवल की है, जिससे बच्चा पढ़ाई करके अपने फ्यूचर में बहुत कुछ अचीव कर सकता है। दूसरी चीज, उस कंट्री में एडमिशन प्रोसेस बहुत इजी है, वीजा प्रोसेस बहुत आसान है, इसलिए रिजेक्शन बहुत कम होते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया, रिजेक्शन के कारण कुछ भी हो सकते हैं अगर हुआ तो, लेकिन अगर इन चीजों का बच्चा ध्यान रखे तो वो भी नहीं होगा। बच्चे का एडमिशन प्रोसेस ईजी है, स्कॉलरशिप्स अच्छी मिलती हैं वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ पे रहना बहुत आसान है, सेफ्टी बहुत है। तो मैं समझता हूँ कि यूके वैसे भी बच्चे बहुत ज़्यादा शुरू से ही बहुत ज़्यादा ऑप्ट करते हैं, और आज भी यूके बच्चों की पहली पसंद बना हुआ है। पॉलिसी बदली है, करेंसी के रेट बदले हैं, इसके साथ ही वीज़ा के नियम बदले हैं। ऐसे में स्टूडेंट पे कितना फ़र्क देखते हैं आप? देखिए, डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। जब जब बच्चा किसी भी देश में जाता है पढ़ने के लिए, और अगर उस देश की जो करेंसी वैल्यू अगर वो बढ़ जाती है, तो ऑब्वियस ही बात है कि बच्चे और उनके पेरेंट्स का जो बजट है वो इम्पैक्ट करता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम बच्चों को असिस्टेंस देते हैं एजुकेशन लोन में। उसका सबसे बेहतर फायदा ये होता है बच्चे को और उनके पेरेंट्स को कि उनको अपनी पॉकेट से बिना पैसा लगाए अपने बच्चे को एक अच्छे देश में पढ़ाई करवा सकते हैं। तो हम लोग बच्चों को एजुकेशन लोन में भी विदाउट कोलेट्रल दिए बच्चे विदेश जाके पढ़ाई कर सकते हैं। क्या लग रहा है आगे आने वाले 2-3 सालों में क्या कुछ बदलता हुआ दिखाई देगा? डेफिनेटली मैं ये मानता हूं कि आने वाले समय में जिन कंट्रीज ने अपने पॉलिसीज को स्ट्रिक्ट करा है, हो सकता है कि वो उसमें कुछ रियायत करें, बट अगर नहीं भी करते हैं तो भी हिंदुस्तान के बच्चे इतने बेहतर हैं और अच्छा कर सकते हैं उन देश में जाके, वहां से पढ़ाई करके। बहुत से बच्चे अपने देश वापस आना चाहते हैं, आए भी हैं, और हिंदुस्तान में उन्होंने बहुत बेहतर करा है। और अगर बच्चे वहां पर भी है तो वहां पर भी बहुत बेहतर कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बच्चों का भविष्य बहुत ही उज्जवल है अगर वो सही मार्गदर्शन के साथ विदेश जाते हैं और वहां पे पढ़ाई करते हैं। एक संदेश जो आप बच्चों को देना चाहते हैं? देखिए, मेरा सबसे जरूरी संदेश बच्चों के लिए ये है, आप विदेश जाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सही परामर्श के साथ आप अपने करियर को चुनें। कौन सा कोर्स आपके लिए बेहतर है, कौन सी कंट्री आपके लिए बेहतर है, आपका बजट कितना आपके लिए सूट कर सकता है, ये जब तक पूरा परामर्श बच्चा ना ले ले तब तक वो आगे कोई भी स्टेप ना बढ़ाए। क्योंकि अगर बच्चा कोई भी अपने करियर में गलती करता है किसी भी पॉइंट को लेके, तो बच्चे को कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आपका नाम ही स्टेप इन एब्रॉड है, और आप कह रहे हैं कोई भी बच्चा स्टेप जो है ऐसे ही ना उठाए, ऐसे ही ना उठाए, ऐसे ही ना उठाए। ऐसे ही। तो कुल मिलाकर ये है कि सोच समझ कर ही सोच काम समझ करें। के क्या आप आपकी तरफ से कुछ ऐसा सुझाव आपके ऑफिस में बच्चा आ सकता है, मिल सकता है, अपनी बात रख सकता है, फ्री कंसल्टेंट ले सकता है, फ्री जानकारी ले सकता है निःशुल्क, कुछ ऐसा? देखिए, हमारा ऑफिस रुद्रपुर में है। बच्चा कभी भी हमारे ऑफिस में आके फ्री कंसल्टेंसी ले सकता है। और मैं ये मानता हूं, एड्रेस भी हमारा एड्रेस बहुत आसान है। वी आर लोकेटेड इन रुद्रपुर नियर नवरंग स्वीट्स, जेके टावर में हमारे ऑफिसेज हैं। और बच्चा सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक कभी भी विजिट कर सकता है ऑफिस में। हमारे काउंसलर्स हैं जो बहुत ही डेडिकेटेड हैं बच्चों को सही काउंसलिंग देने के लिए।
इनफैक्ट मैं खुद भी बच्चों को पर्सनली काउंसिल करता हूं कि उनके लिए क्या कोर्स, कौन सी कंट्री सबसे बेस्ट हो सकती है। तो दोस्तों, स्टेप इन एब्रॉड एक नाम नहीं, एक ऐसा सिंबल है जो बच्चों को सही दिशा दिखाता है विदेश में पढ़ने की। और कहीं ना कहीं जो मैंने जैसा पहले आपको बताया कि कबूतरबाजी एक शब्द है, कबूतरबाजी तमाम लोग ठगी का शिकार हो चुके हैं। ऐसे में आपसे एक ही अनुरोध है, पेरेंट्स से भी एक ही अनुरोध है कि चुनाव करें, सही करें। स्टेप इन एब्रॉड पिछले कई सालों से यहाँ सेवाएं दे रहा है और हनी शर्मा जी यहीं के रहने वाले हैं और लगातार इनके द्वारा बच्चे विदेशों में सेटल हो रहे हैं। तो हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उनके भी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बने रहिए फ्रंट न्यूज़ नेटवर्क के साथ।